नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एमपीजीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 विज्ञान एवं तकनीकी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों हमने हमारे चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट पेपर 3 जोड़ी है। आप पेपर 3 से संबंधित सभी वीडियो इस प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट प्राप्त कर सकें। देख लेते हैं दोस्तों पेपर 3 विज्ञान एवं तकनीकी। इसके दोस्तों हम इकाई 2 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। देख लेते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, गुण, अवस्था और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कहलाता है। क्या होती है दोस्तों केमिस्ट्री? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, गुण, अवस्था और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी या काला रंग। दोस्तों एक कीमिया शब्द मिस्र का है। इसके जनक लेवोशियर है। कौन है दोस्तों? याद रखिएगा आप, लेवोशियर। देख लेते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम। इकाई 2 में तत्व, यौगिक और मिश्रण इसमें दिया गया है दोस्तों। परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर इनकी उपलब्धता। अगला है पदार्थ, धातु और अधातुएं, आवर्त सारणी, आवर्तता। दोस्तों आज की वीडियो में हम तत्व, यौगिक और मिश्रण, पदार्थ, धातुएं और अधातुएं इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में आवर्त और आवर्त सारणी को पढ़ेंगे। देख लेते हैं दोस्तों पदार्थ। वे समस्त वस्तुएं जो स्थान घेरती है तथा उनमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। दोस्तों इस परिभाषा को हम कक्षा 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, किंतु हमने यहाँ एक और नई परिभाषा दी है। वे समस्त कार्बनिक और अकार्बनिक वस्तुएं जिनका एक निश्चित आयतन हो तथा उनमें जड़त्व का गुण हो, गुरुत्वाकर्षण का गुण हो एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस की जाती हो, पदार्थ कहलाती है। फिर से पढ़ेंगे दोस्तों। वे समस्त कार्बनिक और अकार्बनिक वस्तुएं जिनका एक निश्चित आयतन हो, द्रव्यमान हो तथा उनमें जड़त्व का गुण हो, गुरुत्वाकर्षण का गुण हो एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस की जाती हो, पदार्थ कहलाती है। देख लेते हैं दोस्तों पदार्थ के गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुणों में दोस्तों हम ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा तथा 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट देखेंगे। वही रासायनिक गुणों में तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व में धातुएं, अधातु, उपधातु, यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक और मिश्रण में समांगी और विषमांगी मिश्रण आते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पदार्थ के भौतिक गुण देखेंगे। भौतिक गुणों में सबसे पहला ठोस। ठोस में दोस्तों आप जानते ही वे समस्त पदार्थ जो जिनका आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होता है तथा इनके अंतराण्विक बल सघनता से बंधे होते हैं। आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। द्रव में दोस्तों अंतराण्विक बल ठोस के अपेक्षा धीमे होते हैं और इनका आयतन व द्रव्यमान तो निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। दोस्तों द्रव की प्रवृत्ति बहने की होती है, इसलिए इसका आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन व द्रव्यमान निश्चित होता है। वहीं गैस में दोस्तों द्रव्यमान निश्चित होता है, क्योंकि गैस का जो भार होता है वो तो निश्चित होता है किंतु आकार व आयतन अनिश्चित होता है। दोस्तों इन्हें तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हम देखते हैं प्लाज्मा अवस्था। नामकरण दोस्तों इसका इरविंग लेंगम्यूर ने किया है। किसने किया दोस्तों? इरविंग लेंगम्यूर ने। गैसों की अत्यधिक गर्म व उत्तेजित अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। दोस्तों ये गैसों की अवस्था है जो अत्यधिक गर्म व उत्तेजित अवस्था है।
और दोस्तों जब गैसों को अत्यधिक गर्म और उत्तेजित अवस्था में ले जाया जाता है तब ये विद्युत की सुचालक हो जाती है। सूर्य प्लाज्मा का उदाहरण है जिसमें 10⁷ केल्विन ताप होता है। सूर्य का ताप कितना होता है दोस्तों? 10⁷ केल्विन, जो एक प्लाज्मा पद का उदाहरण है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में अवस्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में अवस्थित है। अगली अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। गैसों की अतिशीतित सुपर कोल्ड अवस्था है। दोस्तों प्लाज्मा अवस्था गर्म व अत्यधिक उत्तेजित अवस्था थी, वहीं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट विपरीत है। यह गैसों की अतिशीतित सबसे ठंडी अवस्था होती है। इस अवस्था की जानकारी संयुक्त रूप से सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी। सर्वप्रथम भविष्यवाणी भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने 1924 में की थी। दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बोस सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से और अल्बर्ट आइंस्टीन से आइंस्टीन शब्द लिया गया है। परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस या -459 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गैसों के समस्त अणु एकत्रित हो जाते हैं तथा इनके मध्य कोई घर्षण बल नहीं रहता है। दोस्तों जो परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर गैसों के समस्त अणु एकत्रित हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं तथा इनके मध्य जो घर्षण बल होता है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों ये विद्युत की कुचालक अवस्था है, वही प्लाज्मा सुचालक अवस्था थी। देख लेते हैं दोस्तों पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। गलनांक। दोस्तों ये शब्द गलनांक, क्वथनांक, हिमांक इस प्रकार के शब्द आगे आएंगे, इसलिए हम इन्हें देख लेते हैं। हम इसमें एक परिभाषा देखेंगे, अगले में आप परिभाषा बना सकते हैं। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों? तो इसकी परिभाषा है एक निश्चित मानक दाब पर वह ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है वह उस बिंदु का गलनांक होता है। क्या है दोस्तों? एक निश्चित मानक दाब पर वह ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है वह बिंदु का गलनांक होता है। ना दोस्तों जो ठोस पदार्थ है वो जब द्रव में परिवर्तित होने लगता है तो इसमें जो दाब होता है, प्रेशर, वो तो निश्चित होता है, किंतु जो टेम्परेचर होता है वह उस बिंदु का गलनांक होता है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, इसकी परिभाषा क्या देंगे दोस्तों? एक निश्चित मानक दाब पर वह ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तो वह बिंदु क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक में दोस्तों ठोस गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। अगला है हिमांक। हिमांक है ना फ्रीजिंग पॉइंट। द्रव ठोस अवस्था में जब परिवर्तित होता है तो इसकी परिभाषा क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एक निश्चित मानक दाब पर वह ताप बिंदु जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है तो वह उस बिंदु का हिमांक होता है। दोस्तों आपने पानी की बर्फ जमते हुए देखा होगा जो फ्रीज में जमाया जाता है। अगला है ऊर्ध्वपातन, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना। इसकी परिभाषा दोस्तों एक निश्चित मानक दाब पर वह ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह उस बिंदु का ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर का जलना। निक्षेपण, गैस से ठोस में परिवर्तन, जैसे वाष्प कणों का बर्फ में परिवर्तन होता है दोस्तों, यह निक्षेपण की घटना होती है। दोस्तों ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो रहा था और इसका उलट निक्षेपण में है, यह गैस से ठोस में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा दोस्तों ठंड के समय में सुबह सुबह ओस के जो कण होते हैं वो बर्फ के रूप में जमे हुए होते हैं। वाष्पन, द्रव गैस में बदलना। आप जानते हैं दोस्तों जो वाष्प की क्रिया होती है इसमें द्रव टेम्परेचर के कारण ऊपर उठता है और गैस में बदल जाता है, यही वाष्पन होता है। क्या परिभाषा पढ़ेंगे दोस्तों? एक निश्चित मानक दाब पर वह ताप बिंदु जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदलता है तो वह उस बिंदु का
वाष्पन कहलाता है। संघनन, वाष्प कण, इनमें जो गैसीय कण होते हैं वाष्प के, द्रव में परिवर्तित होने लगते हैं, जैसे ओस की बूंद। ये क्या होता है दोस्तों? संघनन। अब देख लेते हैं दोस्तों पदार्थ के रासायनिक गुण। अभी तक दोस्तों हमने भौतिक गुण देखे थे। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, बोयल के अनुसार तत्व वह समान शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं। क्या होता है दोस्तों तत्व? एक समान शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं। अब तक कुल ज्ञात तत्व 118 है। तत्व पदार्थ की सरलतम अवस्था होती है जिसे और सरलतम अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तत्व शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व दोस्तों शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्वों को 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों, धातु, अधातु और उपधातु। देख लेते हैं धातु क्या होती है। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं धातु कहलाते हैं। अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं, जैसे एफिल, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। ये सभी धातु हैं दोस्तों। क्या परिभाषा देंगे दोस्तों धातु की? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं तथा अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं, धातु कहलाते हैं, जैसे FeCu, Al आदि। अधातु, धातुओं से विपरीत गुणों वाले तत्वों को अधातु की संज्ञा दी जाती है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन आदि। उपधातु, वे तत्व जो धातु व अधातु के बीच में के गुण रखते हैं उपधातु कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है दोस्तों। उपधातु धातु एवं उपधातु के बीच के गुण रखते हैं, इनकी संख्या 7 है। कौन से 7 है दोस्तों हम देख लेते हैं। पहला है बोरान, जर्मेनियम, पोलोनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक और टेलोरियम। कौन कौन से दोस्तों? बोरान, जर्मेनियम, पोलोनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक और टेलोरियम। अब दोस्तों इनके हम एक एक उपयोग भी देख लेते हैं। बोरान का बोरिक एसिड निर्माण में, जर्मेनियम का न्यूट्रॉन कंट्रोलर के रूप में, पोलोनियम का मानव द्वारा खोजा गया प्रथम तत्व है दोस्तों यह। सिलिकॉन कंप्यूटर चिप निर्माण में, सिलिकॉन का दोस्तों कंप्यूटर चिप के निर्माण में उपयोग किया जाता है। एंटीमनी माचिस की तीली पर प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। जो माचिस जलाने के लिए जो माचिस के ऊपर लगा हुआ था जो पाउडर होता है वो एंटीमनी होता है। आर्सेनिक वर्तमान में कंप्यूटर चिप निर्माण में दोस्तों, सिलिकॉन और आर्सेनिक कंप्यूटर चिप निर्माण में उपयोग होता है। टेलोरियम दोस्तों मिश्र धातु के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों धातु एवं अधातु में अंतर। यह दोस्तों हम पहले भौतिक गुण देखेंगे। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 कॉलम लिए हैं, गुण, धातु और अधातु। दोस्तों यहाँ पूछ ले कि धातुओं के भौतिक गुण लिखिए, तो भी दोस्तों आप इनके भौतिक गुण लिख सकते हैं और धातुओं के बारे में आप लिख सकते हो। इस तरह दोस्तों यहाँ पर धातुओं के भौतिक गुण भी देखेंगे और अंतर भी देखेंगे। पहली अवस्था, धातु की अवस्था ठोस होती है, इसका अपवाद है पारा। पारा तरल अवस्था में होता है। अधातु में ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में अधातु में पाई जाती है। अगला है घनत्व, धातुओं में अधिक घनत्व होता है। अपवाद सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनका दोस्तों कम घनत्व होता है, वहीं अधातु में कम घनत्व होता है। धात्विक चमक, धातुओं में पाई जाती है जबकि अधातु में नहीं। पारदर्शिता, दोस्तों धातुएं कठोर होती है इसलिए वे अपारदर्शी होती है, जबकि अधातु पारदर्शी, पारभासी व अपारदर्शी तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। पिटने पर दोस्तों धातुएं धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों लोहे पर, एल्यूमिनियम को जब टच किया जाता है, बजाया जाता है तो एक धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि अधातु पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। चालकता,
धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, वह अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। किंतु याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। गलनांक तथा क्वथनांक धातुओं में उच्च होता है जबकि अधातु में निम्न होता है। तन्यता धातु तन्य होते हैं तथा इनके तार खींचे जा सकते हैं, वह अधातु ये तन्य नहीं होते हैं, टूट जाते हैं दोस्तों। जबकि धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, इनके तार खींचे जाते हैं, चांदी हो गया, इस प्रकार। आघात वर्तनीयता या भंगुरता धातु आघात वर्धनीय होते हैं तथा इनके चद्दर बनाए जा सकते हैं। दोस्तों धातुओं को जो आपने देखा होगा, टीन के सेट लगी होती है, लोहे के चद्दर बनते हैं, इनको पीटने पर ये आघात वर्तनीय होते हैं, इस कारण की चादर बनाई जाती है। वही अधातु भंगुर होती है, पीटने से बिखर जाते हैं, चूरा हो जाता है इनका। जैसे कोयला देखा होगा दोस्तों, उसको पीटा जाता है तो चूरा हो जाता है उसका। अगला गुण है मिश्र धातु। धातुओं से मिश्र धातु बनती है जबकि अधातु से मिश्र धातु नहीं बन सकती। रासायनिक गुण देख लेते हैं दोस्तों। ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, वहीं अधातु के अम्लीय व उदासीन होते हैं। आवेश धातुएं धन विद्युती होती जबकि अधातुएं ऋण विद्युती। अम्लों की क्रिया धातुएं अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कौन सी गैस दोस्तों? हाइड्रोजन गैस अम्लों से क्रिया कर उत्पन्न करती है। वहीं अधातु कोई प्रभावशील क्रिया नहीं करती अम्लों के साथ। हाइड्रोजन से बंध धातु कठिनाई से बंध बनाते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन के साथ धातुएं कठिनाई से बंध बनाती हैं, वहीं अधातु के साथ सरलता से बंध बना लेते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, हाइड्रोजन से CH2, CH3, CH4 कई तरह से हाइड्रोजन के साथ सरलता से बंध बना लेती है धातु। वहीं अगला गुण है क्लोराइड धातु ठोस जो जल द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। वहीं अधातु में गैसीय होते हैं जो जल द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। देख लेते हैं दोस्तों धातुओं का संचारण क्या होता है। धातुओं का संचारण दोस्तों, तो वायुमंडल या किसी रासायनिक अभिकारक द्वारा धातु की सतह पर नवीन यौगिक के बनने और फिर धातु का धीरे धीरे क्षरण होने की क्रिया धातु संचारण कहलाती है। देख लेते हैं दोस्तों एक बार और परिभाषा। वायुमंडल या किसी रासायनिक अभिकारक द्वारा धातु की सतह पर नवीन यौगिक के बनने और फिर धातु का धीरे धीरे क्षरण होने की क्रिया धातु संचारण कहलाती है। तो दोस्तों जो वायुमंडल में नमी होती है, आर्द्रता होती है और भी जो अभिकर्मक होते हैं, उनके द्वारा धातु की सतह पर जो मलिनता आ जाती है या फिर जंग लग जाता है, वही धातु संचारण कहलाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, लोहे पर लाल भूरी परत बन जाती है, पीतल पर जंग लग जाती है, इस प्रकार दोस्तों। देख लेते हैं संचारण अवांछनीय प्रक्रिया है। कुछ धातुएं नमी की उपस्थिति में वायु की O2, CO2, H2S व अन्य गैसों से क्रिया कर विभिन्न यौगिक बना लेती है जो धातु के ऊपर आवरण बनाकर उनकी सतह को मलिन कर देते हैं। तो दोस्तों कौन कौन करते हैं? तो वायु की उपस्थिति दोस्तों, उसमें O2, CO2, H2S व अन्य गैसें दोस्तों ये धातु के ऊपर आवरण बनाकर उनकी सतह को मलिन कर देती है अर्थात गंदी कर देती है या फिर अपने नए यौगिक बना देती है। देख लेते हैं लोहे पर लोह ऑक्साइड लाल भूरी परत। देखा होगा दोस्तों आपने सरिये वगैरह पर लाल भूरी परत बनी होती है, जंग लगे हुए रहते हैं। वहीं पीतल पर H2S गैस के कारण काली परत का बनना। चांदी पर चांदी के सल्फाइड में काली परत बन जाती है। वहीं तांबे पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट हरी परत के कारण सतह मलिन हो जाती है। धातुओं का इस प्रकार वायुमंडलीय नमी एवं गैसों से अभिक्रिया कर धीरे धीरे नष्ट होना धातु संचारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना। देख लेते हैं दोस्तों लोहे पर जंग लगने की क्रिया यह 3 मार्कर में या 5 मार्कर में पूछी जा सकती है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है। कौन सी क्रिया दोस्तों? ऑक्सीकरण की क्रिया पर आधारित है। लोहे में जंग के लिए नमी,
जल एवं ऑक्सीजन उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? तो वायुमंडल की नमी, फिर जल और ऑक्सीजन गैस उत्तरदायी होते हैं, जो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे का संक्षारण जंग लगना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जंग लगना। और दोस्तों ये मंद अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो 4Fe प्लस 3O2 प्लस H2O। देख लेते हैं दोस्तों 4Fe लोहा है या O2 ऑक्सीजन वही जल, इनसे क्रिया कर 2Fe2O3 XH2O बनता है। ये दोस्तों फेरिको ऑक्साइड है। कौन सा है दोस्तों? फेरिसो ऑक्साइड। यहाँ पर दोस्तों XH2O जल के अणुओं की संख्या है। धातु के संक्षारण से बचाव देख लेते हैं दोस्तों। वार्निश करना, ये दोस्तों आपने भी देखा होगा दिवाली टाइम पे वगैरह घरों पर पुताई की जाती है लोहे के दरवाजों पर। जंग से सुरक्षा का सबसे प्रचलित तरीका है दोस्तों ग्रीस या तेल लगाना। नए बने औजारों जैसे कैंची, मशीन के पुर्जे आदि को संक्षारण से बचाने के लिए ग्रीस या तेल लगा कर रखा जाता है। जस्ता चढ़ाना, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। दोस्तों आपने देखा होगा लोहे के जो चद्दर सेट होते हैं उन पर जस्ते की परत चढ़ी होती है। विद्युत लेपन, टीन, क्रोमियम व टाइटेनियम आदि धातुओं स्वयं संक्षारण प्रतिरोधी होती है। विद्युत लेपन द्वारा इन धातुओं की परत लोहे पर चढ़ा दी जाती है, जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता। दोस्तों जो टीन होती है, क्रोमियम, टाइटेनियम, इन धातुओं पर जो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और इनका संक्षारण नहीं होता है, इसलिए दोस्तों विद्युत लेपन द्वारा लोहे पर इनकी परत चढ़ा दी जाती है, जिससे लोहे का संक्षारण नहीं होता है। अगला है दोस्तों मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु बनाकर भी संक्षारण से सुरक्षा की जाती है। देख लेते हैं दोस्तों मिश्र धातु क्या होती है। किसी धातु का अन्य किसी धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। दोस्तों दो या दो से अधिक धातु हो गए या फिर किसी अधातु का भी उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किसी धातु का अन्य किसी धातु अथवा अधातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु बहुत उपयोगी होती है। कुछ उदाहरण भी लिए दोस्तों हमने यहाँ पर, जैसे पीतल में तांबा और जस्ता को मिलाया जाता है। इसका क्या उपयोग है दोस्तों? तो बर्तन बनाने में, बेदी, सस्ते आभूषण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है पीतल का। अगला है कास्ट आयरन ब्रोंज। इसमें दोस्तों तांबा और टीन का उपयोग किया जाता है, दोनों को मिश्रण। इसका उपयोग मूर्तियाँ, सिक्के, आभूषण बनाने में किया जाता है। एक लिया दोस्तों स्टेनलेस स्टील। इसमें लोहा, क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज और कार्बन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों लोहा, क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज ये धातु है, जबकि कार्बन एक अधातु है। इसका उपयोग क्या है दोस्तों? बर्तन बनाने में, कल पुर्जे आदि के उपयोग के लिए स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक यौगिक। क्या होते हैं यौगिक दोस्तों? तो देख लेते हैं दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। देख लेते हैं दोस्तों एक बार फिर, दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक शुद्ध एवं समांग होता है और इसकी निश्चित रचना होती है। इन्हें साधारण भौतिक विधियों के द्वारा उनके अवयवी मूल तत्वों में पृथक नहीं किया जा सकता। दोस्तों यौगिक शुद्ध समांग पदार्थ होता है, इनकी एक निश्चित रचना होती है दोस्तों, इन्हें सूत्र के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है और इन्हें दोस्तों साधारण भौतिक विधियों द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते। जैसे वाष्पन हो गया, आसवन हो गया, इनके द्वारा हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। इनके लिए रासायनिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। उदाहरण के लिए दोस्तों NaCl, नमक, H2O आदि। यौगिक के गुण देख लेते हैं दोस्तों। यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, जैसे NaCl, H2O। देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर H2O। दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है।
और दोनों दोस्तों ये ज्वलनशील गैस है, उसके बावजूद जब इनका संयोग होता है तो ये पानी बन जाता है जो आग बुझा देता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग लगाने वाली गैसें होती हैं। तो दोस्तों अपने अवयवी तत्व इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पृथक भिन्न गुण अपना लिया है जल ने। वही NaCl, Na अलग है सोडियम और वही क्लोरीन अलग है, किंतु जब इन दोनों का संयोग होता है तो NaCl नमक बन जाता है। अगला है दूसरा, यौगिकों को सूत्र की सहायता से व्यक्त किया जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, पानी का सूत्र H2O। दोस्तों यौगिकों को हम सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों H2SO4, NaCl, H2O ये सभी क्या है, यौगिक हैं। अगला है, यौगिकों का स्थिर रासायनिक संगठन होता है, अर्थात यौगिक में उसके अवयवी तत्वों की मात्रा सदैव एक निश्चित अनुपात में होती है। जैसे जल किसी भी स्रोत, वर्षा, कुआं, तालाब से लिया जाए अथवा प्रयोगशाला में बनाया जाए, उसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही रहता है। अगला है दोस्तों, यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देख लेते हैं हम। पहला है कार्बनिक यौगिक। वह यौगिक जो जीवित स्रोतों जैसे पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरणार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल, मोम आदि। अगला है अकार्बनिक यौगिक। वह यौगिक जो अजैविक स्रोतों नॉन लिविंग जैसे चट्टानों, खनिजों आदि से प्राप्त होते हैं अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरणार्थ धावन सोडा, Na2CO3, नमक NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट आदि। दोस्तों कार्बनिक यौगिक जो जीवित स्रोतों यानी जीव जंतुओं, पौधों से प्राप्त होते हैं। वही अकार्बनिक यौगिक जो चट्टानों और खनिजों से प्राप्त होते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों मिश्रण। क्या होता है मिश्रण, तो यह पदार्थ की अशुद्ध अवस्था होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिकों के किसी भी अनुपात अनिश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। दोस्तों मिश्रण का अर्थ है ये कुछ भी मिक्स करना। यहाँ पर कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है। भौतिक विधि द्वारा इन्हें अलग अलग किया जा सकता है, जैसे नमक और पानी का मिश्रण। दोस्तों इन्हें भौतिक विधियों के द्वारा, जैसे नमक और पानी का जो मिश्रण होता है उन्हें धूप में रख के उन्हें टेम्परेचर दे के पानी वाष्पित हो जाता है और नमक नमक बचता है। इस तरह हम इसे भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। एक और लेते हैं दोस्तों, जैसे गेहूँ और कंकड़ का मिश्रण। इसमें दोस्तों हम सामान्य विधि से गेहूँ को अलग और कंकड़ को अलग कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों किसी भी अनुपात में मिलाया गया कोई भी मटेरियल मिश्रण कहलाता है। मिश्रण के गुण क्या होते हैं दोस्तों, इसके स्वयं के अपने कोई गुण नहीं होते हैं, इसके गुण अवयवी पदार्थों के गुण होते हैं। दोस्तों जैसे मिश्रण है पानी और नमक का जो घोल है, इसमें दोस्तों जो नमक का टेस्ट आएगा वो खारा रहेगा और पानी अलग से रहेगा। इसके दोस्तों अपने कोई मिश्रण जो मिक्स किया इसका कोई अलग से गुण नहीं होता, यह नमक और पानी पर निर्भर कर रहा है। इसी तरह दोस्तों अगला है यह समांग, विलयन व विसमांग अन्य मिश्रण दोनों होते हैं। भौतिक विधि द्वारा इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। इनमें बनने में सामान्यतः ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। इनके गलनांक तथा क्वथनांक स्थिर नहीं रहते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके यौगिक अनिश्चित अनुपात में होते हैं, इसलिए दोस्तों इनके गलनांक और क्वथनांक भी स्थिर नहीं रहते हैं। अगला इन्हें रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मिश्रण में अनुपात का निर्धारण नहीं होता है और पदार्थों की भी असमानता होती है, इसलिए इन्हें रासायनिक सूत्र द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। मिश्रण पृथक्करण की विधियाँ क्या है दोस्तों, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, आसवन, इन विधियों द्वारा दोस्तों हम इन्हें अलग कर सकते हैं। अगला है दोस्तों तत्व तथा यौगिक में अंतर। क्या होता है दोस्तों तत्व और यौगिक में अंतर, हम देख लेते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है। तत्व जो होता है वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है, जबकि यौगिक
यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बनते हैं। तत्वों को अलग अलग गुणधर्म वाले सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को अलग अलग गुणधर्म वाले सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि यौगिकों को अलग अलग गुणधर्म वाले सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जैसे हम तोड़ा जाता है H2O को हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, इस प्रकार से। तत्व के गुणधर्म उसके सूक्ष्मतम कण के कारण होते हैं, वहीं यौगिक के गुणधर्म उसके सूक्ष्मतम कण के कारण होते हैं। कुछ तत्व परमाणुओं के रूप में पाए जाते हैं जैसे CuAg, वहीं यौगिक अणुओं के रूप में पाए जाते हैं जैसे जल हो गया, नमक हो गया। ये क्या है दोस्तों यौगिक है। एक बार फिर से अंतर देख लेते हैं दोस्तों। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है, जबकि यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु से बनते हैं। तत्वों को अलग अलग गुणधर्म वाले सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि यौगिकों को अलग अलग गुणधर्म वाले सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। तत्व के गुणधर्म उसके सूक्ष्मतम कण के कारण होते हैं, वहीं यौगिक के गुणधर्म उसके सूक्ष्मतम कण के कारण होते हैं। कुछ तत्व परमाणुओं के रूप में पाए जाते हैं जैसे CuAg, वहीं यौगिक अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों।